This is Sakshi Verma. Welcome back to my YouTube channel Easy Learning Concept. तो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव जिस सिस्टम को हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अपनाया था, तो उसका आइडिया लिया गया था किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि आज थोड़ा टॉपिक से हटकर बात किया जाए, क्योंकि आप लोग तो बुक तो पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन जब तक हम लोग चीजें को डेप्थ में नहीं समझेंगे तो आई डोंट थिंक सो पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम तो हम लोग पास हो जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग हायर लेवल की बात करते हैं तो फिर से जूनियर लेवल का चीज पढ़ना होता है हम लोग को। ठीक है, क्योंकि जूनियर लेवल की बुक में ही काफी बेसिक क्लियर किया जाता है। अगर हम लोग अभी से ही अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लें तो मुझे ये नहीं लगता कि आप लोग को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, तो अभी से ही टाइम निकाल कर अगर हम लोग चीजों को अच्छे से समझे, अच्छे से क्लैरिटी डेवलप हो, तो काफी आसान हो जाता है पढ़ाई, है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात किया जाए, यानी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ने इस प्रोविजन को ही क्यों अडॉप्ट किया, इसके लिए हमको ये सारे एक्ट जानने काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक के साथ भी डील किया जाए। ठीक है, तो अब आते हैं अपने पॉइंट पे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, यानी कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या था, बैकग्राउंड क्या था, है ना। तो जब हम इसकी बात करेंगे कि एक्ट की बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले किया था, कौन किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इंडिया में कब आई थी? 1600 में। किस लिए आई थी भाई? तो व्यापार करने। तो उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था, मेन उद्देश्य था, वो ट्रेड करना था, लेकिन वो ऐसा हथकंडा अपनाई जिससे वो अपना पैर हमारे भारत पर जमाते गई। और क्या जमाया कि वो कंपनी इतनी अमीर बन गई। ठीक है ना। तो अब बात आती है कि 1765 की बात आती है। ये ईयर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी को जो ट्रेड करने आई थी उसको दीवानी राइट मिल गया था। नाउ दीवानी राइट क्या होता है, किसको कहां कहां मिला था? बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। उस समय तीनों एक ही साथ हुआ करते थे। ठीक है ना। तो दीवानी का मतलब क्या होता है कि राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, यानी उनको राजस्व का अधिकार मिल गया था और नागरिक न्याय की अधिकार जो है उनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, मैं यहाँ पे हिंदी में मैंने यहाँ पे नहीं लिख रखा है, इसीलिए मैं हिंदी के वर्ड्स पे यूज करूंगी। तो आप जो हिंदी में समझ पाते हैं उसको अच्छे से लिखें, मैं उस वर्ड को बता दूंगी, जो इंग्लिश में वर्ड होगा उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो रेवेन्यू यानी जो राजस्व का अधिकार है उनको मिल गया था, और सिविल जस्टिस यानी नागरिक का न्याय। मैंने बोला ना कि पैर जमाते चली गई, तो ये पहला कदम था पैर जमाने की तरफ। ठीक है, तो ये अधिकार उनको मिल गया। तो 1765 से जस्ट एक साल पहले क्या हुआ था कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। उस समय रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव का लड़ाई हुआ था। हमारे जो भी मुगल एम्परर थे, जो मुगल के राजा थे, जो कि शाह आलम, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दिया था कि आप दीवानी राइट्स गेन किया, कहाँ का? बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा का। तो इसीलिए इस जो बैटल है, बैटल ऑफ बक्सर, जो बक्सर का जो युद्ध हुआ था, ये जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसी में शाह आलम जो मुगल एम्परर थे उन्होंने दीवानी राइट दिया था। किसको दिया था? जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ कि स्टार्टेड करियर एज व्हाट? टेरिटोरियल पावर, यानी प्रादेशिक शक्तियां उनको मिलने लगी। यानी यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर इंडिया का पार्ट था ना भाई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये पर्टिकुलर पार्ट था, तो यहाँ पे एक क्षेत्रीय पावर तो उनको मिल गई। ठीक है ना। अब क्या करते जाएगी वो? इंडिया में पैर जमाना शुरू कर। ठीक है, अब देखो। ठीक है, तो इसका जो बाद का अंतराल है, इसके बाद ही हम लोग को सारा एक्ट सब डिस्कस करना है। तो सारा एक्ट डिस्कस करेंगे, ये बस इंट्रो है आपके लिए। ठीक है, तो 1858 तक पूरा कंपनी का शासन चलते रहा, आराम से मजे मजे कंपनी अपना सारा काम करते रहे इंडिया में। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि
सिपोई म्यूटिनी हुआ था, है ना, सिपाही विद्रोह जिसको बोलते हैं, जिसमें मंगल पांडे का नाम काफी विख्यात है, पता है ना आप लोग ने पढ़ा ही होगा मॉडर्न इंडिया में, क्लास 8 में आई थिंक सो, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया था कि काफी विद्रोह किया गया था, लेकिन दैट वाज नॉट सक्सेसफुल, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, सिपोई म्यूटिनी या सैनिक विद्रोह, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं था, इसीलिए उसको क्रांति नहीं बोला जाता है ना, क्रांति जब होता तब वो सक्सेसफुल होता, ठीक है। तो सिपोई म्यूटिनी हुआ, उसके बाद क्या हो गया कि क्राउन हो गया, ब्रिटिश क्राउन, यानी जो ब्रिटिश में जो शाही जो क्वीन एलिजाबेथ थी उसके पास डायरेक्ट पावर चला गया, ठीक है। तो कंपनी से हट के किसके पास चला गया, अब डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये पावर हुई कि इंडिया को अब गवर्न करेगी, इंडिया को चलाएगी, इंडिया को रूल करेगी, कौन करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। वेक ऑफ सिपोई म्यूटिनी, ब्रिटिश क्राउन assumed direct responsibility for governance of India. एमएन रॉय एक ऐसे व्यक्ति थे जो कम्युनिस्ट मूवमेंट इंडिया में चलाया करते थे। तो उन्होंने 1934 में ये सजेस्ट किया कि भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्टैब्लिश करना चाहिए। ये बस एक इंट्रो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की ओर, ठीक है ना, ये इंट्रो में समझना, ठीक है। अब बात आती है कंपनी रूल की। ओके, कंपनी रूल में पहली जो एक्ट आती है रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस एक्ट के तहत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटेन में रूल कर रही थी, वो लगाम लगाना शुरू कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी में, इस एक्ट के तहत, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। मैं सबको डेप्थ में डील नहीं करूंगी, डेप्थ में मैं डील करूंगी 1935 और 1919 का एक्ट। मैं ये सारा चीज को डेप्थ में नहीं बताऊंगी, जो मेन इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उसको डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1703 में आया था, ठीक है। 1773 से लेकर 1858 तक, जब सिपोई म्यूटिनी होने तक कंपनी रूल करते रही, ठीक है। तो पहली एक्ट कौन लाई ब्रिटिश गवर्नमेंट, रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस एक्ट में क्या किया गया पता है, तो इसमें क्या किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पता है क्या हुआ उनके साथ, उनको सबसे ज्यादा अमीर बन गई। यहाँ से वो ट्रेड करके जाते थे, इंडिया में काफी पैसा लेके जाते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि भाई ये कहाँ जाके कहाँ कितना पैसा कमा लेते हैं। तो पता चला कि इंडिया में जाके ट्रेड करते हैं, खूब सारा पैसा लेके आते हैं, काफी मजे मजे में रहते हैं, ठीक है। तो वो सरकार ज्यादा अमीर कौन बन गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब सरकार को लगने लगा कि भाई ये तो बहुत अमीर बन रही है, तो वो अपना लगाम लगाना शुरू कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट किस पे, ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो पहली एक्ट कौन सी आई, रेगुलेटिंग एक्ट आई। तो इसमें क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पहचान दे दिया गया कि हाँ आप पॉलिटिकल फंक्शन संभाल लो, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन संभाल लो, और उसकी जो कमर्शियल फंक्शन जो भी ट्रेड वगैरह है उसको आप करो। ये रिकॉग्नाइज मिला, उनको मान्यता मिली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि हाँ आप ये सारा काम करो, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ प्रोविजंस ले आई, ठीक है, जैसे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को किया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का यहाँ पे कंसेप्ट उठ के आया कि हाँ एक गवर्नर जनरल होगी, ठीक है, जो कि ये काम देखेगी किसका, ये सारे कंपनी का काम देखेगी, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, अब क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया इस एक्ट के बाद, ठीक है। और उसमें क्या बोला गया कि उसमें एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, बॉडी होगी, क्या बोलते हैं उसको, कार्यपालिका परिषद, हिंदी में एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। तो 4 मेंबर की बॉडी होगी जो असिस्ट करे किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। देखिए गवर्नर जनरल एक पोस्ट होता था उस समय, ठीक है। तो इस एक्ट के बाद ये पोस्ट को लाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, और जो लॉर्ड वेरन हेस्टिंग्स थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, ठीक है। तो उस समय तो 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, पहली बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। तो बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, तो तीनों के अपने अपने गवर्नर जनरल थे। तो इस एक्ट के बाद हुआ क्या कि जो बॉम्बे एंड मद्रास की जो गवर्नर जनरल थे उनको सब ऑर्डिनेट बना दिया गया। यानी मैं कहूं तो गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल थे, गवर्नर, यहाँ पे मैं जनरल लिख देती हूँ शॉर्ट में, ऑफ जो बंगाल थे वो ऊपर होंगे, और सब ऑर्डिनेट में कौन होंगे, बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नर जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा पावर मिल गया,
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ठीक है, तो इस एक्ट के बाद आने के बाद ये चेंजेस हुआ, सब ऑर्डिनेट बना दिया गया। लेकिन पहले क्या थी, ये तीनों जो बॉडी थी क्या थी, वो इंडिपेंडेंट वे में काम करती थी। लेकिन अब क्या हो गया था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ऊपर और सब ऑर्डिनेट में इसको बना दिया गया था, बॉम्बे एंड मद्रास को। फिर क्या इसमें हुआ क्या कि इसमें एक कोर्ट भी स्टैब्लिश किया गया, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया, और इसमें बोला गया कि जो सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी को कि आप लोग कोई भी ट्रेड, ब्राइब बोले तो रिश्वत वगैरह, ये सब आप नहीं लोगे नेटिव से, जो इंडिया के नेटिव से नहीं लोगे। ठीक है, एंड एक कंसेप्ट उठ के आया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का इन्होंने स्टैब्लिश किया ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि भाई एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जो कि रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को देखेंगे। रेवेन्यू, मैं यहां लिख देती हूँ, रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स को ये देखेंगे और रिपोर्ट करेंगे किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये तो समझ में आ गया आपको रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा एक्ट कौन सा आता है, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, ये सेकेंड एक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये सारा एक्ट कौन ला रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ला रही है, जो कि कहाँ रूल करे, ब्रिटेन में। ब्रिटेन का रूल, ब्रिटेन अपना एक्ट कहाँ इम्पोज करवा रही है, इंडिया में। ठीक है, ये ध्यान रखना बात को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर समझ में आ गया कि इसमें कुछ नहीं था, इसमें जो गवर्नर जनरल था, जो पोस्ट था, अब पोस्ट का नाम बदल के क्या रख दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रख दिया गया। और बॉम्बे एंड मद्रास के जो इंडिपेंडेंट थे गवर्नर जनरल, उसको सॉवरेन बना दिया किसके, बंगाल के गवर्नर जनरल के। एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें क्या किया गया कि आपको, इनको बोला गया कोर्ट डायरेक्टर्स को कि आप हमको रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स के रिपोर्ट हमको भेजो, हमको यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजो। ठीक है, तो ये एक बॉडी अपॉइंट किया गया। ठीक है, एंड इस एक्ट के तहत ही ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको एक मान्यता मिली कि हाँ भाई आप पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रेगुलेट करोगे इंडिया में। दूसरा एक्ट कौन सा आता है, दूसरा एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स ही नाम क्यों पड़ा पता है, तो पिट्स इसीलिए पड़ा क्योंकि विलियम पिट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्हीं के नेम पे क्या पड़ा, पिट्स इंडिया एक्ट। एंड इस एक्ट में क्या किया गया कि जो भी एरर्स थे रेगुलेटिंग एक्ट में, जो भी गलतियां थी, जो भी खामियां थी रेगुलेटिंग एक्ट में, वो पिट्स इंडिया एक्ट लाके उसको रेक्टिफाई किया गया, उसको सुधार किया गया। ठीक है, तो मैंने बताया रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, एक बॉडी अब यहाँ पे इमर्ज होके आ गई, एक हो गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये दो बॉडी इमर्ज होके आई। ठीक है, एक ये तो इमर्ज थी, एक नई बॉडी आ गई। यहां पे क्या किया गया, जो कंपनी का कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन को डिस्टिंग्विश किया, यानी अलग किया। कमर्शियल जो उसका वाणिज्य जो भी था, ट्रेड करने के लिए जो आए थे, उनका फंक्शन, एक राजनीतिक फंक्शन को अलग किया गया। अब क्या बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कि आप हमको वही सिविल, मिलिट्री पे रिपोर्ट दो हमको कि ये सब क्या क्या कर रही है कंपनी इंडिया में। एंड कोर्ट डायरेक्टर से क्या बोला गया कि आप कमर्शियल फंक्शन देख लो। ठीक है, कमर्शियल फंक्शन किसको बोला गया देखने के लिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। ठीक है, डायरेक्टर्स को बोला गया। इसमें यही दो बात आई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोला गया कि भाई आप लोग जो भी सिविल मिलिट्री है वो सब देखो, मैंने यहाँ लिख दिया है। एंड एक कोर्ट डायरेक्टर से जो पहले क्या देख रही थी, रेवेन्यू, सिविल, वो किसको दे दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। एंड कोर्ट डायरेक्टर से क्या बोला गया, आप कमर्शियल फंक्शन देख लो। तो ये दोनों एक्ट्स में यही था। ठीक है, अब दूसरा एक्ट कौन सा आया था, पिट्स इंडिया एक्ट समझ में आ गया होगा वहां तक। अब चार्टर एक्ट आया था, तो मैं सिर्फ दो ही एक्ट को डिस्कस करूंगी क्योंकि इसमें 1813 का भी एक्ट आया था, वो ज्यादा पढ़ना तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फाइनली हमको तो 1985 ही पढ़ना है ना। तो मैं सिर्फ आपको बैकग्राउंड डिस्कस कर रही हूँ, सिर्फ एक समराइज वे में। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853, तो एक ऐसी सीरीज ऑफ द एक्ट थी जो इसीलिए लाई गई थी ताकि सेंट्रलाइजेशन आए। नाउ सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या, पावर को एकीकरण करना, पावर को केंद्रित करना, सॉरी एकीकरण नहीं, केंद्रित करना एक के हाथ में। ठीक है ना, एक सेंट्रलाइजेशन होता है
जहां पे केंद्रीकरण होता है पावर्स का, शक्ति का केंद्रीकरण, यानी पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगी या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होगी, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन यानी जो पावर होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया ना कि पावर को एक हाथ में कॉन्सेंट्रेट किया गया। नाउ चार्टर एक्ट 1833, इसका सिर्फ एक छोटा सा समराइज में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तब अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट में कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब क्या कर दिया गया, उसके पोस्ट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखो प्रांत से सीधा देश की ओर चलने लगे, पहले टेरिटोरियल टाइप के चले गए, ठीक है ना, पहले प्रादेशिक थे, अब क्या हो गए पूरे देश का करने लगे। देश में एक गवर्नर जनरल का पोस्ट ले आए, ठीक है ना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, अब क्या हो गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए। तो क्या हो गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। पहली बात तो ये कि जो पहले कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उनका उसका पोस्ट चेंज कर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दी गई, यानी कि पावर का अब केंद्रीयकरण करना स्टार्ट कर दिया, पावर का सेंट्रलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। अब इनके पास पावर क्या थी, सिविल एंड मिलिट्री पावर्स अब इनको दे दी गई, ठीक है। एंड पहले गवर्नर जनरल कौन थे हमारे इंडिया के, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका नाम तो इनका नाम तो आप लोग बहुत सुने होंगे, क्योंकि इन्होंने सती प्रथा हटाने में एक काफी हिस्टोरिक रोल प्ले किया था इंडिया में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और इनके पास बहुत सारी प्रमुख शक्तियां इनको मिल गई, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पावर्स, सिविल एंड मिलिट्री पावर इनको मिल गई। एंड जो गवर्नर ऑफ जो मद्रास थे, गवर्नर ऑफ जो मद्रास थे एंड बॉम्बे थे, उनका जो पावर था छीन के किनको दे दिया गया, कौन सा पावर, ये मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। पहले लिख देती हूँ, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, जो कि क्या मैंने पढ़ाया था रेगुलेटिंग एक्ट में कि वो सब ऑर्डिनेट के रूप में काम कर रहे थे आफ्टर द कमिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, सब ऑर्डिनेट में काम कर रहे थे। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि इनके जो लेजिस्लेटिव पावर थे डिप्राइव्ड ऑफ, इनके जो लेजिस्लेटिव पावर थे किनको दे दिए गए, डिप्राइव्ड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। ये पहले लिख देती हूँ तो समझाती हूँ, ठीक है ना। गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे के जो लेजिस्लेटिव पावर थे उनको छीन के किनको दे दिया गया, गवर्नर ऑफ इंडिया के, यानी इनके जो पावर छीन के किनको दे दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो यहाँ पे आया ना केंद्रीकरण हुआ ना, इनके पावर दे दिए इनको, यानी यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट लाना शुरू कर दिया, तो वही काम किया था, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, एक पॉइंट, सॉरी टॉपिक नहीं, तो इसमें क्या किया गया, जो कमर्शियल जो एक्टिविटी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको खत्म कर दिया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या बन गई, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, प्रशासनिक बॉडी बन गई, जो अब प्रशासन को संभाल रही थी, ठीक है। तो घुसना तो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये एक चार्टर एक्ट था, इसका कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो प्लीज वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखा करो, ठीक है। फिर आता है चार्टर एक्ट 1853, ठीक है। तो ये एक लास्ट सीरीज ऑफ एक्ट था चार्टर एक्ट में, पहले आया 1813, फिर 33, फिर 53, 1813, 1833 एंड 1853। तो एक लास्ट सीरीज ऑफ द एक्ट था। इसके एक्ट के बाद क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चली जाती है, 9/11 चली गई। अब क्या होगा कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट पावर अज्यूम करेगा इंडिया में। उससे पहले 1853 के बारे में जान लेते हैं। तो क्या किया इसमें कि जो लेजिस्लेटिव की, जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव के फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया, सेपरेटेड, मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में, सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल, मैं जीजी लिख देती हूँ गवर्नर जनरल शॉर्ट में, ठीक है। गवर्नर जनरल, इसका मतलब क्या होगा, गवर्नर जनरल, ठीक है ना, जी।
ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस एक्ट में क्या किया गया कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग कर दिया गया, बस इसमें यही किया गया था। और ये भी किया गया था कि क्या कहते हैं, एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की एक बॉडी बनाई गई थी जो कि जैसे कि पार्लियामेंट से काम करती है वैसे ही काम कर, जो एक्ट वगैरह पास करवाती थी, ठीक है, बिल से एक्ट बनता था तो वो पास करवाती थी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें मेन यही था कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया का, क्योंकि दोनों पावर पहले किसके पास होती थी गवर्नर जनरल के पास। अब इस एक्ट के आने के बाद इस फंक्शन को सेपरेट किया गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि ये समझाना आप लोगों के लिए काफी जरूरी था, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और जिन जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।